फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो कि ऑलमोस्ट फ्री हैं। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए या फिर उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, खुद का एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। तो खुद का एनालिसिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ ज्योग्राफी की, जो कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस। तो आपको इन क्वेश्चनों को बिल्कुल स्पेशली फोकस करके पढ़ना है, खुद का एनालिसिस करना है कि आप यहाँ कितने क्वेश्चन सही करते हो। इसके अलावा यदि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो, इन क्वेश्चंस को एक साथ लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो ये है मेरे व्हाट्सअप नंबर जो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं, 7891350470। इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मेरे से डिस्कस कर सकते हो और इनकी पीडीएफ ले सकते हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव टेस्ट से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी वो जो डेस्क्रिप्टिव क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक साइड पुराना नाम दे रखा है, दूसरी साइड वर्तमान नाम दे रखा है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है घाना, जो घाना ऑप्शन डी है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो हरारे है इसका नाम है सेलिसबरी, किन्शासा का नाम था लियोपोल्ड विले, इथोपिया का नाम था अबिसिनिया, लेकिन घाना का नाम डच गियाना, ये गलत है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम कुछ कंट्रीज़ की बात करते हैं और उनके पुराने नामों की बात करते हैं। जैसे भारत को पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता था, अंकोरा को अंगोरा के नाम से जाना जाता था, इराक मेसोपोटामिया के नाम से, ईरान फारस के नाम से, कंबोडिया काम्पुचिया के नाम से, कांगो जेरे के नाम से, कोचिन कोची के नाम से, कोरिया चोसन के नाम से, जोम्बिया रोडेसिनिया के नाम से, जो जाम्बिया था उसको रोडेसिनिया बोलते थे, जापान को निप्पन बोलते थे प्राचीन काल में, और तंजानिया को जांजीबार बोलते थे, ताइवान को फार्मोसा बोलते थे। इसके अलावा थाईलैंड को सियाम बोलते थे, सियाम बोलते थे। फ्रांस को गॉल बोलते थे, श्रीलंका को सिलोन बोलते थे, नीदरलैंड को हॉलैंड बोलते थे, मलेशिया को मलाया बोलते थे, इथोपिया को अबिसिनिया बोलते थे और संयुक्त अरब गणराज्य को इजिप्ट बोलते थे। तो ये हैं कुछ कंट्रीज़ और उनके पुराने नाम जो आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे के सारे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, ऑस्ट्रेलिया की खोज कब की गई थी। तो जो ऑस्ट्रेलिया थी इसकी खोज हुई थी 1770 में। किसमें? 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हम डिस्कस करते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, वो थे कप्तान जेम्स कुक। कप्तान जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी और भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज कप्तान जेम्स कुक ने 1770 में, अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में और भारत की खोज वास्को डी गामा ने। उसके बाद 185वां क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है। तो जो हार्मुज जल संधि है वो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि हार्मुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। देखो, इस डायग्राम से आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, वापस हम मैक्सिमाइज़ कर लेंगे इसको। देखो ये है, यहाँ पर ये क्या है, ये है हार्मुज जल संधि, ये वाली है जो हार्मुज जल संधि है। इस साइड ये ओमान की खाड़ी है और यहाँ पर ये क्या है, फारस की खाड़ी है। ये दो देशों को जोड़ती है, जो
जो ये हार्मुज जल संधि है वो एक तो ईरान को, यहाँ पर है देखो ईरान को, और यहाँ पर एक दूसरा देश है यूएई, इनको आपस में जोड़ती है। यूएई और ईरान फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी? हार्मुज जल संधि, जो आपके सामने है बिल्कुल फ्रंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। महाद्वीपों का नाम बताओ जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। एशिया और अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका एशिया, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका। तो वो है अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका। देखो मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ इनको आपको। जो यहाँ पर ये क्या है आपको पता है? ये है जो क्या है, दक्षिण अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये यहाँ से बिल्कुल इसी शेप में, ये वाला पार्ट है वो अफ्रीका का है। और ये वाला पार्ट किसका है? जो ये वाला पार्ट है वो किसका है? दक्षिण अमेरिका का है। अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। जो अफ्रीका है और दो दक्षिणी अमेरिका है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। जो ये वाला दक्षिण अमेरिका है उसको यहाँ पर सेट किया जा सकता है। क्या? इनको एक दूसरे के पास में सेट किया जा सकता है, बिल्कुल इस तरीके से। मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ आपको किस तरीके से सेट किया जा सकता है। देखो मैं खुद बना के सेट करूँगा तो और भी ज़्यादा आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। देखो इस तरीके से। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है इसमें। ये क्या है? ये इस तरीके से अफ्रीका है। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका का पार्ट है ये वाला। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका है। ये जो ये वाला पार्ट है दक्षिण अमेरिका है। तो इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाया जा सकता है, बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से मिलाया जा सकता है, अफ्रीका को और दक्षिण अमेरिका को। और जो ये स्थिति है इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोसोपट्रिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोसोपट्रिस भी बोलते हैं। ग्लोसोपट्रिस क्या होता है कि दो स्थलखंड जो पहले एक थे लेकिन बाद में अलग हो गए, उनको वापस एक जगह किया जा सकता है। तो जैसे ये जो अफ्रीका महाद्वीप है और इस साइड ये क्या है? अमेरिका महाद्वीप है। ये पहले एक जगह थे, एक ही स्थलखंड के भाग थे ये, बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन जब समुद्र तल का प्रसारण हुआ, सागर नेतल प्रसारण हुआ, तो उससे क्या कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये दोनों कॉन्टिनेंटल हैं, दोनों महाद्वीप हैं, वो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने लग गए। क्या हुआ? दोनों के दोनों पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने लग गए। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के दोनों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने के कारण बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अब दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सामने दिख रहा है और अफ्रीका, इन दोनों महाद्वीपों को एक साथ वापस मिलाया जा सकता है। तो इस वजह से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और इन दोनों को वापस मिलाया जा सकता है। ये पहले एक ही स्थलखंड के भाग थे लेकिन बीच में अलग हो गए थे, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? ग्लोसोपट्रिस बोलते हैं। देखो एक दूसरे डायग्राम से और समझाता हूँ मैं इनको आपको, बिल्कुल सेम है इसी तरीके से। देखो ये रहा, इसको भी थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरीके से। देखो ये रहा, इस तरीके से मिलाया जा सकता है। ये वाला पार्ट क्या है? जो ये है, ये क्या है? अफ्रीका है। ये क्या है? अफ्रीका है। ये अफ्रीका है और ये दक्षिण अमेरिका है। जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका है। ये इन दोनों को आपस में मिलाया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और इसको ग्लोसोपट्रिस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 187।
तो 187वां क्वेश्चन क्या है, इसका हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण है। दूसरा है आर, कारण जिसको हम बोलते हैं उच्चावच कृषि एवं औद्योगिकरण विकास में स्थानिक परिवर्तन है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जनसंख्या के विभिन्न भागों में यूरोप के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण है। ये भारत यूरोप में ही नहीं, विश्व के सभी महाद्वीपों में, विश्व के सभी महाद्वीपों में, विश्व के सभी कंट्रीज में और विश्व के सभी स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी जगह पॉपुलेशन का डिफरेंट वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनसंख्या विश्व में कहीं भी समान रूप से नहीं मिलती कि चलो सभी जगह जनसंख्या घनत्व बिल्कुल सेम रहेगा। कहीं पर जनसंख्या घनत्व 1000 रहता है, कहीं पर 10,000 रहता है, तो कहीं पर 100, 150, 200 भी रहता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यूरोप में भी जनसंख्या का बिल्कुल असमान वितरण होता है। और यहाँ पर उच्चावच कृषि और औद्योगिक विकास में स्थानिक परिवर्तन है। जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है वो भी सभी कंट्रीज़ में अलग अलग है। बिल्कुल इसी तरीके से विश्व के सभी कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग रहता है। लेकिन यूरोप कॉन्टिनेंटल में भी जो कंट्रीज़ हैं उनका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो भी अलग अलग है। उसके 3 कारण, पहला है औद्योगिकरण, दूसरा है उच्चावच और तीसरा है कृषि। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हर देश का जो विकास है वो अलग अलग होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 188वां क्वेश्चन है, 188वां क्वेश्चन कि देश में कुल 103 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है और यह देश विश्व का लगभग 46% गेहूं पैदा करता है। जनसंख्या कम होने के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया जाता है और अर्थव्यवस्था में गेहूं का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ पर 103 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है और देश का 46% गेहूं पैदा किया जाता है, जिसमें अधिकांश गेहूं का निर्यात किया जाता है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वहाँ पर 85% जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है। कितनी परसेंट? 85% जनसंख्या। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो, विश्व में सबसे ज़्यादा नगरीकरण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यदि महाद्वीप की कॉन्टिनेंटल की बात की जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व नगरीकरण, विश्व में सबसे ज़्यादा नगरीकरण कौन से महाद्वीप में है, तो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक नगरीकरण है। कौन से महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कुछ सीमित डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आ गया, कुछ सीमित नगरों में निवास करती है। तो सीमित नगरों में निवास करती है। तो अब हम इसके बारे में और भी कुछ पढ़ते हैं। देखो, और यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकांश जनसंख्या है वहाँ वो जनसंख्या अप्रवासित है। देखो, 2 प्रकार से होता है प्रवास, एक उत्प्रवास होता है, दूसरा अप्रवास होता है। अप्रवास में क्या होता है कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब प्रवास क्या होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रवास क्या होता है। एक स्थान से दूसरी स्थान पर जनसंख्या का आवागमन। अब अप्रवास क्या होती है? सपोज डेट मैं अलवर से रहता हूँ, मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ जो कि राजस्थान में है, और दूसरा एक राजस्थान का स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट है जयपुर। अब जयपुर से कोई कैंडिडेट आके अलवर में रहता है, तो अलवर में क्या हुआ? अप्रवास हुआ, और जयपुर में क्या हुआ? उत्प्रवास हुआ। तो बिल्कुल उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकांश जनसंख्या है वो अप्रवासित है। यहाँ पर अधिकांश लोग आए हुए हैं, विदेशों से आए हुए हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्प्रवास कहाँ हुआ है? तो वो है यूरोप। यूरोप से सबसे ज़्यादा लोग बाहर विदेशों में गए हैं, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो पहले से बहुत डेवलप्ड थी। वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, औद्योगिक विकास है, वो बहुत ही अच्छे लेवल से था, बहुत ही स्टार्टिंग से। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कैंडिडेट्स थे वो विदेशों में जा के अपनी फैक्ट्रियाँ बसाते हैं, वहाँ पर अपना जो
डेवलपमेंट करते हैं वहाँ का अपना खुद का भी। तो इस वजह से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या आप्रवासित है और यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा उत्प्रवास होता है और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा आप्रवास होता है। इसके बाद हम कुछ और भी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। देखो, जो भी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है जो आपको ध्यान रखना होगा, ऑस्ट्रेलिया की लगभग 60% जनसंख्या मुख्य राज्यों जिसमें सिडनी है, मेलबर्न है, न कि मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड कि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 60% जनसंख्या सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड में केंद्रित है। और ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो है 21.7 मिलियन। कितनी है? 21.7 मिलियन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। तो जो 190 क्वेश्चन है उसके हम डिस्कस करते हैं म्यांमार की सीमावर्ती देश कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो म्यांमार की सीमावर्ती हैं। तो वो है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। देखो, ओवरऑल मैं बताता हूँ म्यांमार के बारे में कि म्यांमार के कौन कौन से कंट्रीज सीमा बनाते हैं। थोड़ा मिनिमाइज कर लिया इसको मैंने। देखो, ये एक मैप है और यहाँ पर ये म्यांमार है, ये पूरा म्यांमार है। यहाँ पर चाइना क्या करता है? चाइना भी यहाँ पर बाउंड्री बनाता है। इस साइड ऑस्ट्रेलिया की सीमा भी टच करती है। यहाँ पर क्या है? ये बांग्लादेश है। क्या है? ये बांग्लादेश है। और यहाँ पर थाईलैंड और यहाँ पर लाओस। तो ये टोटल 5 कंट्रीज हैं जो म्यांमार के निकटवर्ती देश हैं। साउथ से बात की जाए तो सबसे पहले थाईलैंड है, फिर लाओस है, फिर चाइना है, फिर भारत है और फिर बांग्लादेश है। और यहाँ पर ये आ जाता है हिंद महासागर। ये वाला जो एरिया है वो किसका है? हिंद महासागर का है। तो म्यांमार से हिंद महासागर सीमा बनाता है, थाईलैंड बनाता है, लाओस बनाता है, चाइना बनाता है, इंडिया बनाता है और लास्ट कॉर्नर में बांग्लादेश बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। तो जो 191वां क्वेश्चन है वो है कि किल नहर जोड़ती है। तो जो किल नहर है वो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है किल नहर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन में चलेंगे तो हम क्या देखेंगे वहाँ पर? देखो, किल नहर के बारे में, किल नहर है जो जर्मनी में, कहाँ पर है? जर्मनी में है। ये उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। दूसरा है उत्तर सागर नहर। जो उत्तर सागर नहर है ये भी जर्मनी में है। ये उत्तर सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ती है। उत्तर सागर और एम्स्टर्डम के बीच में कौन सी है? उत्तर सागर नहर है जो कि जर्मनी में है। उसके अलावा एक है न्यू वाटरवे। जो न्यू वाटरवे है वो भी जर्मनी में है, जो कि उत्तर सागर को रोटरडम के बीच स्थित है। न्यू वाटरवे जर्मनी में स्थित है जो कि उत्तरी सागर और रोटरडम के बीच में है। अब यहाँ पर हम आपको एक बार किल नहर का डायग्राम दिखाता हूँ कि किल नहर कैसे कहाँ पर है। वापस इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा और हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। देखो, यहाँ पर तो लिखा हुआ है बाल्टिक सागर, बिल्कुल दिख रहा है आपको भी। और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर। अब उत्तर सागर और ये इस साइड है बाल्टिक सागर। इस दोनों के बीच में जो ये वाली है, ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है बिल्कुल इस तरीके से, ये कौन सी है? जो ये येलो कलर की लाइन है ये क्या है? किल नहर है। ये येलो कलर की लाइन ही किल नहर है जो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 192वां। तो 192वां जो क्वेश्चन है वो है कि यूरोप महादेश के देश संबंधित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है जर्मनी की सबसे ऊंची चोटी जोगस पीटसी है। दूसरा है मिडलैंड प्रदेश में स्थित बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीसरा है माउंट ब्लॉक आल्प्स की सर्वोच्च चोटी फ्रांस में स्थित है। और चौथा पॉइंट है हिंद महासागर में रीयूनियन द्वीप तथा क्योटो द्वीप फ्रांस के अधीन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 192 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर जो सभी कथन है, जो चारों के चारों कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 193वां क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं।
यहाँ पर कुछ कैपिटल्स के बारे में दिया हुआ है 193 क्वेश्चन में कि कौन से की कैपिटल कहाँ पर है। एक साइड कैपिटल है और दूसरी साइड वो कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। हमें इनको बिल्कुल मिलाना है। कतर की दोहा है, कतर की दोहा है, यमन की साना है, ओमान की मस्कट है और बहरीन की मनामा है। ये हैं कुछ कंट्रीज, कतर, यमन, ओमान और बहरीन, और इनकी ये हैं कैपिटल्स। कतर की दोहा है, यमन की साना है, ओमान की मस्कट है और बहरीन की मनामा है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का 194वां। देखो ये एक मैप है जहाँ पर इन सभी कंट्रीज़ के बारे में दिखा रखा हूँ मैं। देखो मैंने ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया इसको, थोड़ा सा वापस मैक्स में बड़ा करते हैं इसको। देखो ये रहा, ये क्या है, ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है। इस साइड ये एशिया है और ये अफ्रीका है। वो सॉरी, ये भी एशिया का ही पार्ट है, ये भी एशिया है, ये भी एशिया है। ये ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पर ये हिंद महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है। देखो ये रहा ओमान, ये रहा यमन, ये रहा सऊदी अरब, यहाँ पर ये कतर, यहाँ पर ये बहरीन और यहाँ पर ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर है। ये संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन, सऊदी अरब, बहरीन और कतर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं 194वां क्वेश्चन कि विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। तो यहाँ पर ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि जो यूरोप महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। ये बात गलत है, ऑस्ट्रेलिया यूरोप से छोटा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है और आर है जो गलत है। तो कैसे लगे ये मेरे टोटल 12 क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि आप इसमें कुछ ना कुछ आपको लगे कि इनको ये चेंजिंग करना चाहिए, तो मैं 100% चेंज करूँगा। आप यदि मेरे को सजेस्ट करेंगे तो, क्योंकि मेरी को अपनी गलती तब पता चलेगी जब आप मेरे को बताओगे। तो आप जो मेरी मिस्टेक्स हैं उनके बारे में मेरे को सजेस्ट करना, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। ये सभी 194 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो इनकी यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। उसके जो नंबर थे वो मैं स्टार्टिंग में दे दिया था आपको। एक साथ मैं पीडीएफ दे दूंगा 194 क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आप चाहो जैसे ले सकते हो। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, यदि आप 100% बहुत ही सही ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था 7891350470 7891350470। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ 195 क्वेश्चन के साथ, सेट 16 के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।